ये एक्सपेरिमेंट जो है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। स्क्विरल केज हमारा क्या है, रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मेन क्या है तुम्हारा 3 फेज का इंडक्शन मोटर है। 3 फेज का इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ठीक। सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर होगा तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगा। इसमें क्या कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, कैपेसिटर के हेल्प से। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पावर अच्छा खासा रहता है, लेकिन हम लोग ऐसे डायरेक्टली इसको सप्लाई नहीं दे सकते। हम लोग भी इसको स्टार्टिंग मेथड होता है कुछ, जैसे कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है यहाँ पर लगा हुआ है, और भी कई तरीके के स्टार्टर होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग करने पर जो करंट होती है इंडक्शन मोटर की वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, इससे वाइंडिंग हमारी क्या होती है, ख़राब हो सकती है। तो स्टार्टर का काम ये है कि स्टार्टिंग करंट को कम कर देना, ठीक है ना। थोड़ा सा समय लगता है कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट होने में, लेकिन धीरे धीरे जब इंडक्शन मोटर की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है और इसके ही बीच में तुम्हारा क्या होता है कि जो करंट होती है वो धीरे धीरे अपना कम हो जाती है, ठीक। स्टार्टिंग करंट धीरे धीरे वो कम हो जाती है। जैसे ही स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे वोल्टेज धीरे धीरे फिर से बढ़ा देते हैं जितना इसमें ज़रूरत है। कोई 3 फेज का इंडक्शन मोटर है तो इसमें 400 प्लस वोल्टेज चाहिए इसको अच्छे से रन करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हम लोग कौन से स्टार्टर का यूज़ किए हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है ना। इससे ये एक तरीके से मैनुअल स्टार्टर ही है। हम लोग इससे क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है धीरे धीरे हम लोग अपने हाथों से ही इंक्रीज़ करेंगे और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो उस समय करंट जो भी रहेगी, ठीक, कुछ सेकंड के लिए बढ़ती है, फिर अचानक से धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे ही मोटर का रोटर जो होता है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगता है। लेकिन अचानक से अगर हम लोग तेज़ी से दे दें तो इससे क्या होगा, करंट ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी और हमारा मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। इसीलिए हम लोग स्टार्टर के हेल्प से ही मोटर को स्टार्ट करें, ठीक। अब 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, उसको सबसे पहले क्या ज़रूरत है वो हम लोग को पता होना चाहिए, उसकी क्या डिमांड है, ठीक। जैसे घर में है, घर में हमारे क्या डिमांड है, सिंगल फेज। सिंगल फेज की सप्लाई होती है, सिंगल फेज के लिए हम लोग सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर होता है, जो पंप होता है वाटर पंप, तो सिंगल फेज का ही खरीदोगे, 3 फेज नहीं खरीदोगे। और जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में यही कोई भी शॉपकीपर क्या बोलेगा कि आपको कितने पावर का मोटर चाहिए, ठीक है ना, कितना आपके टैंक की हाइट है घर में, उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, मोटर चूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ भी 3 फेज का इंडक्शन मोटर है। हम लोग सप्लाई देने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि उसकी क्या डिमांड है, तो कितनी पावर वो ले रहा है, आउटपुट पावर कितना देगा, कितना वोल्टेज लेगा, कितना उसकी स्पीड है, कितनी एफिशिएंसी है, सब चीज़ देख कर ही हम लोग यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर है उसमें भी लिखा होता है, लेबल लगी होती है, ठीक है ना। तो हम बता दे रहे हैं कि वो 415 वोल्टेज डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक, क्योंकि उसमें सारे वाइंडिंग क्या है, एक बराबर है। जो डेल्टा कनेक्शन हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ तीनों वाइंडिंग हमारी एक समान हो, समझ आ गया। तभी तुम्हारा जो रोटर होता है वो इक्वल कांस्टेंट स्पीड पे ही रन करेगा। नहीं तो एक वाइंडिंग ज़्यादा एक वाइंडिंग कम टर्न्स होंगे तो वोल्टेज भी तुम्हारा कम ज़्यादा के कारण तुम्हारा स्पीड जो है अनइक्वल हो सकती है, ठीक है। इसीलिए डेल्टा कनेक्शन वहाँ दिया जाता है जहाँ पर हमारी लोड या वाइंडिंग तीनों साइड या तीनों जगह रेजिस्टेंस या कोई भी तरह का लोड हो वो इक्वल, ठीक। और स्टार कनेक्शन जो होता है 3 फेज का, हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको पता है कि लोड हमारा इक्वल है, अनबैलेंस लोड है, तो हम लोग इसको न्यूट्रल के साथ हम लोग ज्वाइन करें। जैसे यहाँ पर R/B 3 फेज है और इसके साथ एक न्यूट्रल भी है, तो ऑप्शनल है। अगर हम लोग को स्टार कनेक्शन करना है तो R/B के साथ हम लोग न्यूट्रल देंगे, लेकिन अगर डेल्टा कनेक्शन है तो हम लोग न्यूट्रल यहाँ पर नहीं देंगे, और मोटर हमारा डेल्टा कनेक्टेड इसलिए हम लोग न्यूट्रल नहीं देंगे। हम लोग को R/B हमारा सप्लाई आ गई है और उसके नीचे ABC जो लिख रहा है वो मोटर साइड है, मोटर का इनपुट टर्मिनल। तो हम लोग R/B को डायरेक्ट ABC नहीं दे सकते हैं, बीच में हम लोग क्या इनपुट करेंगे, ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। यहाँ पर 3 इनपुट दिया है, 3 आउटपुट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R वाले को इसके इनपुट में देंगे, Y और B तीनों वायर को ले जाके ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के इनपुट में हम लोग ने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक करके हम लोग यहाँ इनपुट वायर को लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ से जो आउटपुट लेंगे उसी अकॉर्डिंग R इनपुट दिया तो R आउटपुट निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे, एमीटर रखा हुआ है जिसकी रेंज है कॉमन 20 और 10, 3 टर्मिनल है, ठीक है ना।
जो हमारा मोटर है उसमें जो रेटेड करंट है वो 7.9 एम्पियर है। इसका मतलब है कि 7.9 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट जाएगी तो मोटर हम लोग की क्या हो जाती है, हीट हो जाएगी और लंबे समय तक चलेगी तो उससे वाइंडिंग ख़राब हो सकती है। ठीक है, और इसका जब 7.9 एम्पियर का मतलब होता है कि उस पर पूरी तरह से फुल लोड पड़ रहा है, पूरी तरह से उस पर क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उतना तो वो झेल लेगा, लेकिन लंबे समय तक क्या हो जाएगा, अगर वो ढंग से कूल नहीं हो पाया तो हीट हो जाएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो सकती है मोटर। ठीक है, जनरली जो भी मोटर नॉर्मल जो चलते हैं, नॉर्मल जो स्पीड मतलब कि जो भी उस पर लोड पड़ता है, करंट कितना होता है, 3 या 4। ठीक, लेकिन जब पानी का जब कोई भी लोड का जब प्रेशर पड़ता है किसी मोटर पे तो वो अपने मैक्सिमम जो लिमिट होती है करंट की वहाँ तक उसका करंट पहुँच जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग एमीटर लगाएं और एमीटर से पता चल जाएगा कितना मोटर पे कितना लोड पड़ रहा है। समझ में आ गया? तो इसमें यहाँ पर 2 टेस्ट करेंगे, एक होता है हम लोग को ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट होता है रोटर का, और एक होता है नो लोड टेस्ट। नो लोड का मतलब है कि जब हम लोग मार्केट में भी जाते हैं मोटर खरीदने तो हम लोग चला के देखते हैं, जब चला के देखते हैं तो कोई भी हम लोग लोड आउटपुट में नहीं लगाते हैं, ठीक, वो फ्री चलाते हैं, तो एक तरीके से वो हमारा नो लोड टेस्ट करना हुआ। अब मोटर अगर हमारा जो रोटर है मोटर का अगर पूरी तरह से जाम हो गया है, चल नहीं रहा है और हम लोग मोटर चला रहे हैं, मोटर तब भी ऑन रहेगा, आवाज़ कुछ आएगी, वाइब्रेशन होगा, लेकिन रोटर नहीं घूमेगा, उस समय उस पर फुल लोड पड़ रहा है। फुल लोड का मतलब फुल जो करंट उस पर जब पहुँच रही होगी वाइंडिंग में पूरी तरह से हो रही, तो वो भी तरीके टेस्ट करना होता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो टेस्ट है ब्लॉक रोटर टेस्ट वो काफ़ी लंबे समय तक हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इस पर मोटर पे इफेक्ट पड़ता है, करंट बहुत हाई रहती है उस समय। ठीक है, लेकिन नो लोड टेस्ट हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर 2 टेस्ट यहाँ करेंगे, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, मोटर की एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, कि कितना एफिशिएंसी है। वैसे तो मशीन जो होता है जनरेटर और मोटर दोनों कहते हैं, तुम जनरेटर मोटर भी कहते हैं और ऊपर से ट्रांसफार्मर भी एक तरीके से क्या है, हमारा मशीन है। तो सबसे अच्छी जो एफिशिएंसी होती है वो ट्रांसफार्मर की ही होती है। एक्सपेरिमेंट इससे पहले किए हैं सब लोग, और कितनी एफिशिएंसी आ रही थी, 90-95 के अराउंड आ रही थी। 5% तो तुम्हारा लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है, ये सारी लॉसेज रहती है। मोटर पे तुम्हारा एक और लॉस होती है, कौन सी होती है, मैकेनिकल लॉस। ठीक, मैकेनिकल लॉस के अंदर फ्रिक्शनल लॉस आ जाती है, क्योंकि उसमें बेयरिंग लगी रहती है, रोटर घूमेगा तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। अगर बेयरिंग ख़राब हो जाएगा तो लॉस बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए यहाँ पर मैकेनिकल लॉस भी होता है। तो हम लोग को यहाँ आयरन और कॉपर लॉस यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक, तो लॉस भी निकालना है और उसके बाद एफिशिएंसी भी निकालनी है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारा एफिशिएंट है हमारा मोटर। ठीक है, तो चलो हम फिर इसको करेक्शन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एमीटर हमने पहले लगा दिया टर्मिनल पे। ठीक, एक आउटपुट आया है आर का और हमने एमीटर से होते हुए वोल्ट मीटर के टर्मिनल पे हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को जो कनेक्ट करना है वॉट मीटर। ठीक, तो वॉट मीटर हमें यहाँ पर 2 कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले पहला वॉट मीटर हम जो लगाएंगे वो यहीं से लगाएंगे। वोल्ट मीटर का जो पहला टर्मिनल हमने जो अभी कनेक्ट किया वहीं से ही यहाँ से लेकर एम टर्मिनल से हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, एम टर्मिनल कौन सा टर्मिनल होता है वॉट मीटर का, इनपुट, क्योंकि सप्लाई हम लोग एम से ही देंगे। ठीक, एम टर्मिनल पे लगा दिए। एम और सी टर्मिनल को आपस में क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि 4 टर्मिनल होता है वॉट मीटर में, एक साइड हम लोग इनडायरेक्टली लोड से जोड़ देंगे और एक साइड हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे। चारों टर्मिनल एक साथ क्या होते हैं, कंप्लीट होना चाहिए तभी वॉट मीटर चलेगा। ठीक है, अब एमसी जुड़ गया है। अब एल जो है हमारा क्या है, लोड वाला साइड है। तो लोड हमारा क्या है, मोटर। तो मोटर का जो पहला टर्मिनल है ए टर्मिनल, उस पर हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। पहला टर्मिनल हमारा मोटर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस। ठीक, अब क्या बचा, बी टर्मिनल।
तो बी टर्मिनल के लिए सेकंड आउटपुट निकल रहा है वाई वाला, तो वो हम लोग कहाँ ले जाएंगे। अब एमीटर तो हमने कनेक्ट कर दिया है, तो लेकिन एमीटर तो पूरे सर्किट में करंट तो सेम रहेगा, इसीलिए एक से ज़्यादा एमीटर नहीं लगाना है। ये दूसरा वोल्ट मीटर का जो साइड है उससे हमने लगा दिया, ठीक। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, सीधे दूसरे वॉट मीटर के एम वाले टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि इसमें 3 फेज़ की कनेक्शन है और 3 फेज़ में जो वोल्टेज होता है वो 400 के ऊपर रहता है, तो बहुत ही आराम से करना है, ध्यान से कि टर्मिनल ये सब टच ना हो जाए, ठीक है। अब एम से लगा दी, एम और सी को भी आपस में क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे, छोटा वायर जहाँ पर हो। ठीक, ये भी कनेक्ट हो गया। एल वाला कहाँ ले जाएंगे हम लोग, सीधे बी वाले पे, ठीक। इसको और पास, ठीक है। तो ये बी टर्मिनल जो है लगा देंगे, ठीक। अब बचा हमारा सी, और ये आउटपुट वाला भी जो बी वाला है वो बचा हमारा, ठीक। बी वाला इनपुट पे गया, यहाँ से भी हम ले जाए निकालेंगे। और इसको कहाँ ले जाएंगे, अब जो वॉट मीटर के जो 2 टर्मिनल बचे हुए हैं, इसका जो एक बी बचा है और इसका बी, इसको आप कनेक्ट करते हुए हम लोग सी पे ले जाएंगे, ठीक है। तो पहला वॉट मीटर हमारा ये है, और यहीं पर हम लोग किस पे जोड़ेंगे, देखो 500 वोल्ट का भी ऑप्शन है और 250, लेकिन 3 फेज़ में 400 के ऊपर रहेगा, तो हम लोग 500 मैक्सिमम लेकर ही चलते हैं, ठीक। तो हमने इसको लगा दिया। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इस वॉट मीटर के 500 वोल्टेज वाले टर्मिनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। और यहाँ से एक वायर लेकर सी पे ले आके कनेक्ट कर देंगे। ये वाले से लगा देंगे। वहाँ से देखो कोई जब हो जाएगा, रहने दो, कनेक्ट। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो टच ना हो, ठीक है।
अब ये कनेक्शन पूरी तरह से हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको ऑन करना है, ठीक है। पहले देख लेना है, ऑन कर और पूरी बस हो गया, ठीक। सप्लाई ऑन हो गई। अब मोटर हमारा पीछे है, हम लोग को यहाँ पर करंट देखना है। अभी करंट ज़ीरो है, सब चीज़ ज़ीरो, ठीक है ना। यहाँ पर वोल्ट मीटर भी ज़ीरो है, ठीक। अब धीरे धीरे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वोल्टेज है उसे बढ़ाएंगे। करंट अगर दिख रहा होगा तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आवाज़ भी यानी मोटर चालू हो गया। अब देखो अपने आप करंट कांस्टेंट हो गया, कम हो गया। वोल्टेज अभी 100 भी नहीं पहुंचा है और करंट कितना हम लोग का 6 to 7 एम्पियर पहुंच गया था हल्का सा वोल्टेज देने पर। अगर यही 400 अचानक से देते तो क्या होता है, ठीक है ना। इसीलिए 3 फेज और इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग का ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा मैनुअल टाइप है। इसके अलावा भी आता है, कई और तरीके के आते हैं और स्टार्टर। उसमें क्या तो ऑटोमेटिक होता है, उसमें बस हम लोग को बटन, ग्रीन बटन जो होता है पुश बटन, उसको ऑन करना रहता है। वो अब उसमें रेजिस्टेंस लगे रहते हैं कई सारे, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को कम कर देता है, ठीक। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो वोल्टेज बढ़ता है और करंट पहुंचता है। उसके बाद मोटर पूरी तरह से फिर रन होता है, ठीक। अब हम लोग वोल्टेज क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कितना, 415, ठीक है ना। तो 400 वोल्ट पे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक। बढ़ रहा है, पहुंचा 400 या अभी नहीं पहुंच गया, ठीक है। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। 400 काफ़ी है, ठीक है ना। मोटर हमारा अच्छे से रन कर रहा है। 1430 आरपीएम की स्पीड पे रोटर चलता है, मतलब 1 मिनट में कितना राउंड हो गया, 1430 राउंड वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। जितना बड़ा मोटर उतना बड़ा आरपीएम कम हो जाता है, जितना कम छोटा रहेगा उसकी आरपीएम ज़्यादा रहती है। समझा क्या, हमारे जो घर में पंप वगैरह लगे थे सिंगल फेज इंडक्शन, तो उतना 2500 या 3000 आरपीएम तक का उसका रिवॉल्यूशन रहता है, ठीक है ना। अब हम लोग को करना क्या है इसमें हम लोग को एक ही रीडिंग निकालनी है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले वोल्टेज कितना है 400 लिख लो, वोल्टेज लिखो 400, ठीक। करंट कितना आ रहा है, 3.9 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है। करंट के सेक्शन में लिखो 3.9 एम्पियर, ठीक। फिर वॉट मीटर 1 है और वॉट मीटर 2 है। वॉट मीटर 1 हमारा ये है, इसमें कितना आ रहा है, लीस्ट काउंट निकालेंगे तो एक लाइन कितने की हो गई यहाँ पर, 100 की, नहीं 100 नहीं है, 500 और 50 की हो गई, 250, 250 हमारा क्या है, W1 की रीडिंग है 250। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लो कि जो यहाँ पर जो वॉट मीटर लगा है इसमें निगेटिव डायरेक्शन में चला गया, क्यों, क्योंकि हमारी डायरेक्शन क्या है, यहाँ चेंज हो जाती है। पहले में डायरेक्शन हमने M से L से ले गया, लेकिन वहाँ से जो आ रही है वो आ रही है, जा नहीं रही है, क्योंकि पूरे तीन फेज़ में क्या होता है, करंट उसी सर्किट में घूमती है, ठीक है ना। अगर R से आ रही है तो Y में जाएगी, ठीक, और फिर Y से निकलेगी तो B में जाएगी, तो ऐसे होता है। तो जो करंट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर L से दे रहे हैं, जब उसमें क्या हो रहा है, L से आ रही है, तो करंट डायरेक्शन यहाँ वॉट मीटर में चेंज हो गई, इसलिए निगेटिव बता मिला। हम लोग को इसको इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से होता है, इसको करना ही पड़ता है। इसको ऑफ कर दो पहले, ठीक, और ऑटो ट्रांसफार्मर को 0 कर दो। अब हम लोग को क्या करना होगा, M पे जो टर्मिनल है उसको बदल के L पे ले जाना है, ठीक, और L वाला M पर लेकर देना है, इसको M पे लगाओ, लगाओ, ऑफ है, ठीक है ना। बहुत है। नहीं, चेक हमेशा कर लेना चाहिए, ऑफ हमने करवाया, लेकिन ध्यान देना पड़ता, कभी कभी गलती से सप्लाई ऑन रहती उसी में ही, अगर कर दिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो जाए, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए जब भी करो तो अच्छे खासे से
ठीक है। अब करेक्शन जो करंट हम लोग का आ रहा है वो किस पे आ रहा है, एम पे। हम लोग सोच रहे थे कि जा रहा है और एल से निकल रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था, एल से निकल आ रहा है और एम से निकल रहा है, तो इसीलिए यहाँ चेंज। अब देखना इसकी डायरेक्शन एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, ऑन करो। ठीक है, अब फिर से हम लोग पढ़ा रहे हैं। 400 देखो वोल्टेज हो जाएगा तो बताना। हो गया? अभी नहीं सर, थोड़ा और। बस सर। बस ठीक है, अब देखो डायरेक्शन इसकी बढ़ी, सही हुई, यस हो गई ना। थोड़ा ही बड़ा बस। अब 250 का मतलब कि 175 वगैरह ऐसे होगी कुछ। ठीक है ना, 175 कुछ, क्योंकि इसमें नॉन लीनियर स्केल है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, उसमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन 0 और 500 के बीच वाली लाइन 250 की है और 250 के भी आधा है। यस सर 175। ठीक, तो 175 लिख लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, उतना समझ में आएगा। अब रीडिंग होगी सबकी। हाँ, वो कार्बन की ब्रश है ना, थोड़ा सा इसी में दिक्कत है। ठीक है, रिप्लेस कराना है, जल्दी करके रीडिंग उसको बंद करते हैं। ठीक, W1 की रीडिंग लिखी, W2 की भी लिख दी है। सेकेंडरी साइड इसमें नहीं लिखना, काटो। और ये V2 I2 ये सब नहीं करना है, ट्रांसफार्मर वाला था ना उसमें। ठीक, हो गया। अब देखो ये धुआं निकल रहा है, क्योंकि इसमें देखो कार्बन की ब्रश है। आग नहीं लग सकती, ग्रेफाइट का यूज़ किया गया है। कॉपर का होता तुरंत आग लग जाती। ठीक है ना, एक छोटा सा कार्बन ब्रश जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। यही तुम्हारे ट्रेन का जो ऊपर लाइन जाता है उससे करंट भी कैसे लिया जाता है, पेंटोग्राफ में लगा रहता है कार्बन की स्ट्रिप, जिसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नहीं तो ऐसे 25,000 वोल्ट ट्रेन के अंदर नहीं आ सकती। और मेटल का कुछ लगाओगे तो तुरंत, ठीक है ना, हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी। ठीक है ना। चलो, तो समय होने के साथ साथ कार्बन की ब्रश को भी बदला जाता है। नहीं बदलेंगे तो जो अभी देख रहे हो धुआं निकलना ये सब हो रहा है, थोड़ा दिक्कत। ठीक है, तो एक रीडिंग हमारी यहाँ हो गई है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ब्लॉक्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बेल्ट लगी हुई है। ठीक है, इसका बेयरिंग इतना अच्छा है कि ये अभी तक चल रहा है। ठीक है, फ्री है। इसको हम लोग क्या करेंगे, वेट देंगे, क्योंकि इसका आउटपुट क्या है, मैकेनिकल आउटपुट में क्या होता है, वेट। पानी का अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा दें यहाँ पर तो क्या होगा, तुम्हारा पानी का ही प्रेशर पड़ेगा, एक तरीके से वेट उस पर भी पड़ेगी। और यहाँ हम लोग क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल चीज़ें वेट दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा वेट देंगे कि इसका जो रोटर है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर हो गया टाइटल, इधर ही से करो पूरी तरह। इतना कर दो कि ये जो रोटर है वो घूमेगा ना। ठीक है, वो टाइट है, उससे ज़्यादा मत करो। हो गया, बस करो, हो गया। अब देखो हाथ हिलाओ, नहीं घूम रहा। ऐसा कंडीशन घर में भी आता है जब रोटर नहीं जाम हो जाता है, तो उस केस में तुम्हारा जब इसको टच करोगे तो इतना ज़्यादा गर्म रहेगा, हाथ जल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी भी ऐसा होगा, लेकिन कुछ समय तक हम इसको सिर्फ ऐसे टेस्ट करेंगे, उतने में ही ये हल्का गर्म होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इधर आ जाओ। ठीक, अब ये हमने ऑन कर दिया। अब हम लोग को वोल्टेज नहीं देखना है, हम लोग क्या देखना है, करंट। क्योंकि रोटर हमारा घूमेगा नहीं, पावर उसको चाहिए घुमाने के लिए। वोल्टेज हम लोग तुरंत नहीं दे सकते पूरा 400 प्लस, हम लोग करंट देखेंगे, क्योंकि हल्का भी वोल्टेज देने पर करंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो करंट देखो कितना ले जाना है, 7.9 एम्पियर, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो बढ़ा करंट कितनी तेज़ी से, वोल्टेज अभी कुछ नहीं बढ़ा है, करंट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना। और वोल्टेज देखो अभी कुछ भी नहीं है। ठीक,
पावर कितना ज़्यादा ले रहा है घुमाने के लिए, घूम नहीं रहा रोटर। अब 7.9 से ज़्यादा नहीं हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, 7.9 हो गया, समझ में आ गया। फुल लोड दिए हैं पूरी तरह से, उससे ज़्यादा लोड नहीं दे सकते। और वोल्टेज पहले कितना है हम लोग का? 40। अब इस टाइम वोल्टेज कितना आ रहा है? 67 70। एक लाइन 10 की है, यस सर। 70 वोल्ट है अभी सिर्फ। लिख लो, फुल लोड में लिख लो 70। बताओ सिर्फ 70 वोल्ट में तुम्हारा करंट पहुंच गया 7.9। यस और समझ लो अगर हम लोग सीधे ले देते सप्लाई 400 कुछ तो क्या हो जाता? ठीक है ना, तुरंत उसमें आग लग जाती है, तुरंत वाइंडिंग जल जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि तुम लोग को पता चले, इंडस्ट्री में कहीं जाओ तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें बताया जाता है। ठीक, घर में हो तो घर में भी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तुम लोग को पता चले तो बचा सकते हो चीज़ें। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब नोट कर लो, करंट हमारा 7.9 एम्पियर हो गया। W1 की रीडिंग हमारी कितनी आ रही है? 150, 150। W2 की रीडिंग 0 ही रहेगी क्योंकि तुम्हारा रोटर नहीं चल रहा है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर 0 रहेगा W। ठीक, बस इतनी रीडिंग लेनी। अब इसको जल्दी से बंद कर देते हैं क्योंकि गर्म हो गया होगा। हाँ ठीक, समझ में आ गया सबको कि किस तरह से होना है। अब निकालना है हम लोग को एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी निकालोगे कैसे इसमें? सबसे पहले वॉट मीटर जहाँ पर यूज़ हुआ है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम लोग उसका क्या निकालते हैं? एक्टिव पावर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्मॉल m से शो करते हैं। ठीक, 2 वॉट मीटर है तो दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग होगा, m1 और m2। ठीक, m1 की जो वैल्यू, जो फॉर्मूला है VC इंटू IC अपॉन WR, कंसिडर्ड वोल्टेज इंटू कंसिडर्ड करंट अपॉन वॉट मीटर की जो रेंज है। कितना कंसीडर किए थे हम लोग पहले में? 500। यस। ठीक है, 500 टर्मिनल पे लगाए थे। करंट कितना यहाँ से देखना पड़ेगा, लिखा हुआ है करंट, नहीं तो यहाँ भी देख सकते हैं कितना है, 15 से 30 एम्पियर यस। लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग दोनों में से कोई एक करंट की वैल्यू को रखें। कैसे डिसाइड होगा? यहाँ देखो प्लेट लगी है सेटिंग में, ये प्लेट सीरीज़ में लगी है। सीरीज़ में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पैरेलल लगा रहता है तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं? तो अभी क्या है, सीरीज़ है तो करंट कम वाला 15 है, तो 15 एम्पियर यहाँ लिख दिए। इसकी रेंज कहाँ तक है? 3750। यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3750 रेंज लिख दी। इसको सॉल्व करोगे तो M1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेम M2 की भी वैल्यू में रखेंगे इस फॉर्मूले से। यहाँ भी 500 यूज़ किए हैं यहाँ। ठीक है, करंट यहाँ भी, एक मिनट, यहाँ पर इस वॉट मीटर का हम लोग देख रहे हैं ना, तो पहला जो वॉट मीटर है इसका प्लेट पैरेलल लगा हुआ है, दिखा? यस। तो पैरेलल लगा था तो इसमें करंट कौन सी रखेंगे? 30 पहला है ना, ये पहला है तो 30 है। जो यहाँ ये सेकंड वॉट मीटर, इसमें जो वैल्यू रखेंगे 15 रखेंगे क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो 500 इंटू 15 अपॉन रेंज दोनों की सेम है। ठीक, तो जो वैल्यू यहाँ पर M की निकली है, वॉट मीटर 1 और वॉट मीटर 2 की जो भी वैल्यू आई है, दोनों से मल्टीप्लाई करने पर हमारी क्या निकलेगी? पावर इन वॉट्स। समझ में आ गया? पावर हमारी क्या निकलेगी? लॉस। पावर जो खपत हुआ है वही खपत हमारा क्या? लॉस है। समझ में आ गया? वही लॉस निकला है। अब हम लोग करेंगे क्या? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों M की वैल्यू को तो लॉस निकल आ जाएगा। ठीक है ना, W1 माइनस W2 करेंगे। W1 माइनस W2 करने पे जो भी हमारा यहाँ पर लॉस निकलेगा, एक का आयरन लॉस निकलेगा, यहाँ एक का कॉपर लॉस निकलेगा। एक लॉस ये निकलेगा, W1 माइनस W2 करने पे यहाँ लॉस निकलेगा, 2 लॉस निकल आए। दोनों लॉस को हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल लॉस। टोटल लॉसेस निकलेगा। टोटल लॉसेस किस में ऐड कर दोगे कि इनपुट आ जाए आउटपुट में? आउटपुट हमारा कितना है मोटर का? जब पीछे देखोगे तो इसमें लिखा, देखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों में लिखा रहता है। अगर मैकेनिकल की बात करते हैं तो कितना होगा? 5 हॉर्स पावर की यहाँ पर मोटर रखी हुई लगी। या हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो उसमें 3.7 किलोवाट, मतलब 3700 वाट। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 पॉइंट कुछ होता है ना। तो उसके हिसाब से अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3700 ही आएगा। ठीक,
हम लोग को कौन सा पावर लेना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल नहीं लेना, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉट में चेंज करेंगे तो 3700 वॉट प्लस जो भी यहाँ टोटल लॉस हमारा निकलेगा, ठीक है ना, टोटल लॉस, ठीक है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले में रख देंगे। आउटपुट हमारा क्या है 3700 अपॉन इनपुट हमारा क्या है आउटपुट प्लस लॉसेस 3700 प्लस जो हमारा टोटल लॉस निकलेगा, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया इतना करने से। और इसमें क्या क्या और गिवन है, एफिशिएंसी पहले से ही गिवन है, पीछे जब देखोगे तो लिखा है 85% एफिशिएंसी है ट्रांसफॉर्म इसकी 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तभी बहुत अच्छी है। तो तुमको इतनी एफिशिएंसी तक कोशिश करना है कि निकल जाए, कोशिश का जो रीडिंग लियो उसी पे ही बेस पे निकलेगा ना, लेकिन 80 to 85% निकलेगा। 85% ज़्यादा हो भी नहीं सकता है, वो तो कंपनी वाले ने 85% दिया है वो अपने तरीके से, उससे ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते तुम, वो हर टेस्ट करके निकाल चुके हैं, तुम उस पर एक्सपेरिमेंट करो अलग बात, ठीक है। तो उससे कम भी आ सकता है, जैसे पूरे मोटर पुराने होते चले जाते हैं एफिशिएंसी घटती चली जाती है, कई सारे रीज़न, इसमें भी यही दिक्कत होगी। लेकिन तब भी हो सकता है ये अच्छी कंपनी का है मोटर, ठीक है ना, तब भी इस 20-25 साल हो गए हैं इस मोटर को, तब भी इसकी एफिशिएंसी तुम्हारी 80 से नीचे तो नहीं जाती है, 81, 82, 83 ऐसे निकलती है। अब तुम लोग आज भी निकाल के देखो कितना निकल रहा है, ठीक है ना, समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, ठीक।